Hello, guys. I hope you all will be good. Welcome to a new lecture for the series of Management Accounting. इस लेक्चर में हम एक छोटा सा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे, दैट इज सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेशनल कॉस्टिंग जिसको हम कहते हैं। अब एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, सो सर्विस कॉस्टिंग इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे हार्डली एक एमसीक्यू आता है आपके एग्जाम में। तो दिस चैप्टर ओनली कंटेन्स 2 मार्क्स, एंड ये उस तरीके के हिसाब से बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो अराउंड आई गेस 20 to 25 मिनट्स में ये चैप्टर वाइंड अप हो जाता है, ठीक है। बट दैट डज नॉट मीन कि आप इस चैप्टर को स्किप कर दें या छोड़ दें, क्योंकि पास होने के लिए 2 मार्क्स भी मैटर करता है। लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट। आपको दो चीजों के बारे में जो है वो डिफरेंस पता होना चाहिए। एक होती है सर्विस एंड एक होती है मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस होता है? मैन्युफैक्चरिंग हम कहते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशंस जो एक प्रोडक्ट बनाती हैं, फिजिकल प्रोडक्ट बनाती हैं, तो दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन एक एक प्रोडक्ट एक एक कंपनी जो आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आपके वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो दैट इज सर्विस। ठीक है। एसीसीए का जो मेजर सिलेबस है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, लेकिन सर्विस बिजनेसेस भी आजकल बहुत जो है वो कॉमन है। तो इसलिए हमारे लिए बीइंग अ मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटेंट जरूरी है कि आप हमें सर्विस कॉस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम सर्विस कॉस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, या हम लेट्स सिंपल कह देते हैं सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान जो है वो डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। सो लेट मी ड्रॉ अ टेबल और फिर हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सर्विस क्या होती है। सर्विस इंटैंजिबल होती है। इंटैंजिबल का क्या मतलब है? इंटैंजिबल का मतलब है कि यू कैन नॉट सी एंड यू कैन नॉट टच अ सर्विस। आप एक सर्विस को फील नहीं कर सकते हो। ठीक है, आई होप सो आप सबको इंटैंजिबल का मतलब पता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो क्या होती है? वो टैंजिबल होती है। आप एक मैन्युफैक्चर्ड चीज को देख भी सकते हो, उसको छू भी सकते हो, उसको फील भी कर सकते हो। ठीक है। देन नंबर टू वी हैव heterogeneous. हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि आपकी जो सर्विस है वो दूसरी, हर सर्विस एक दूसरी से यूनिक होगी और डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि डॉक्टर जब एक पेशेंट को चेक करेगा तो एक पेशेंट को चेक करने का तरीका डॉक्टर का विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वे वो दूसरे पेशेंट को चेक करता है। हो सकता है एक पेशेंट को वो थर्मोमीटर से फीवर चेक करे, स्टेथोस्कोप यूज करे। हो सकता है दूसरे पेशेंट को वो डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड या एक्सरे के लिए भेज दे। राइट। सो सर्विस जो आप एक बंदे को प्रोवाइड करते हो दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। मैं अगर एक स्टूडेंट को कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं तो मेरा एक्सप्लेन करने का मेथड टोटली डिफरेंट हो सकता है अगर मैं वही कॉन्सेप्ट किसी दूसरे स्टूडेंट को एक्सप्लेन करूं। राइट। तो सर्विस एक दूसरे से डिफरेंट होती है, जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है दैट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये है कि तमाम प्रोडक्ट एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। नाउ यू कैन सी एन एग्जाम्पल कि होंडा की तमाम जो गाड़ियां हैं, अगर मैं होंडा सिटी की बात करूं या होंडा सिविक की बात करूं, तो होंडा सिविक विल बी आइडेंटिकल इन शेप, वो एक दूसरे से मिलती भी होंगी। लेकिन होंडा सिटी की गाड़ियां वो होंडा सिटी वाली लाइन से मिलती होंगी, राइट। लेकिन अगर सर्विस की मैं बात करूं तो सर्विस हेट्रोजीनियस होती है। ठीक है, आई होप सो यू गाइस विल बी क्लियर आफ्टर। देन नंबर थ्री अगर मैं बात करूं तो हम इसको कह सकते हैं साइमल्टेनिटी। साइमल्टेनिटी का मतलब ये होता है कि सर्विस जब आपको प्रोवाइड की जा रही होती है तो वो सर्विस सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं की जा सकती। यानी आप जो है वो साइमल्टेनिटी को हम इनसेपरेबल भी कहते हैं, इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना आपको, आप सर्विस उससे अलग नहीं कर सकते। डॉक्टर से डॉक्टर की सर्विस जो है वो आप अलग नहीं कर सकते। मुझसे मेरी जो ट्यूटरिंग की सर्विस है आप उसको अलग नहीं कर सकते। मैं हूंगा तो मेरी ट्यूटरिंग सर्विस होगी, मैं नहीं हूंगा तो मेरी मेंटोरिंग सर्विस नहीं होगी। लेकिन जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है दे आर नॉन साइमल्टेनियस।
नॉन साइमल्टेनिटी इसमें देखी जाती है। नॉन साइमल्टेनिटी का मतलब ये होगा कि आप एक कंपनी से उसका बनाया जाने वाला प्रोडक्ट अलग कर सकते हो। एप्पल जो आईफोन्स बनाता है, जब आप एप्पल से खरीद लेते हो वो फोन आपके हो जाते हैं, एप्पल की कंपनी आपकी नहीं होती। यू कैन सेपरेट एन एप्पल फोन फ्रॉम द एप्पल कंपनी। ओके, तो याद रखिएगा साइमल्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि आप एक सर्विस को उस सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते। देन नंबर 4 हमारे पास इसमें आ जाता है पैरिशेबिलिटी। पैरिशेबिलिटी का मतलब होता है कि एक सर्विस एक स्पेसिफिक टाइम तक होती है, उसके बाद वो क्या होती है, वो गायब हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाती है। ओके, सो पैरिशेबिलिटी मीन्स दैट अ सर्विस इज ओनली प्रोवाइडेड एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। आई एम ओनली गोइंग टू प्रोवाइड यू अ लेक्चर फॉर 1 आवर और 2 आवर, उसके बाद वंस यू मिस दैट लेक्चर, आपने मिस कर दिया, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट अगेन फॉर यू। राइट, सो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि आपका वो प्रोडक्ट जो है वो कुछ टाइम तक आपके पास रहता है, स्टोर्ड रहता है अंटिल दैट एक्सपायर्स। आप सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते हो। दिस सर्विस इज गोइंग टू पैरिश आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। मैन्युफैक्चरिंग जो आइटम्स होते हैं या जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर स्टोर्ड। ओके, और आप उनको काफी टाइम तक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। सो अब और अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो दे आर नॉन पैरिशेबल। ओके, यहाँ तक आई होप सो इट विल बी ऑल क्लियर। इसके बाद हम मजीद इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। नंबर 5 हम इसमें बात कर लेते हैं इन्वॉल्वमेंट की। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए थे। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि आप जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, जब वो सर्विस आपको प्रोवाइड करता है तो आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत जरूरी होती है। देखो, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जब आपका ट्रीटमेंट करता है या आपका चेकअप करता है तो यू आर इन्वॉल्व्ड इन दैट ट्रीटमेंट। आप उसको बता रहे होते हो कि दिस इज समथिंग, जो मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है। राइट, अगर आप उसको नहीं बताओगे, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा सकती। ओके, मैन्युफैक्चरिंग में इस तरीके की इन्वायरमेंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। ओके, तो यू कैन से नॉन इन्वॉल्व, और यू कैन से के नो इन्वॉल्वमेंट इज रिक्वायर्ड। ओके, एंड नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सॉरी, नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होती। डॉक्टर जब आपको सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो आपको अपनी डॉक्टर की डिग्री ट्रांसफर नहीं कर देता। राइट, बट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि वेन एवर यू बाय समथिंग, तो आपकी वो चीज आपकी अपनी हो जाती है। राइट, आप एप्पल कंपनी से जो है वो एप्पल फोन बाय करो तो वो एप्पल फोन आपका अपना हो जाएगा। ओके, आई होप सो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो याद रखिएगा, सर्विस जो है इंटेंजिबल होती है, यू कांट सी अ सर्विस। हेटेरोजेनियस होती है, दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। साइमल्टेनिटी, दे आर नॉट सेपरेबल फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। Perishability, they are going to perish, they are going to expire after a specific time. Involvement, both service provider and service receiver are involved, and there is no transfer of ownership. मैन्युफैक्चरिंग में टैंजिबल है, यू कैन टच द प्रोडक्ट। होमोजीनियस है, सेम प्रोडक्ट्स होते हैं। नॉन सिमिलटेनिटी, आप जो है वो उसको सेपरेट कर सकते हो अपने सर्विस प्रोवाइडर से। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी होगा। पैरिशेबल नहीं होते ये यू कैन स्टोर देम, और इसमें इन्वॉल्वमेंट की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड एंड लेट्स सी कि हमारे पास जो है किस तरह की इश्यूज आते हैं जब हम सर्विस कॉस्टिंग करते हैं, या क्यों सर्विस कॉस्टिंग को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग से सेपरेट किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, तो देयर आर सम इश्यूज इन सर्विस कॉस्टिंग। जब हम उस सर्विस की कॉस्ट फाइंड करते हैं तो उसकी कॉस्ट फाइंड करने में वी फेस अ लॉट ऑफ डिफरेंट इश्यूज, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में एज सच हम फेस नहीं कर रहे होते। अब उसमें सबसे पहले कौन कौन से इश्यूज आ जाते हैं। सबसे पहला इशू उसमें जो है ये आ जाता है, दैट इज डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग अ कॉस्ट यूनिट।
ठीक है, फॉर एलोकेशन। देखिए, आप सबको पता है, आपने पढ़ा भी है एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट क्या होता है। एंड व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, एक्चुअली ऑन द सेम डे मैंने ओवरहेड्स का लेक्चर जो है वो पोस्ट किया हुआ है, राइट। सो एलोकेशन बेसिकली क्या होती है कि जिसमें आप एक पूरी की पूरी जो कॉस्ट है वो एक स्पेसिफिक आइटम को एलोकेट कर देते हो या डिपार्टमेंट को दे देते हो। तो देखिए, जब सर्विस कॉस्टिंग हम करते हैं तो सर्विस कॉस्टिंग में सबसे पहले तो एक कॉस्ट यूनिट को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि जो कॉस्ट हमारे, एक तो जो कॉस्ट हमारे पास लग रही होती है ना, अभी नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा, वो बहुत वेराइटी की होती है, राइट। तो जब वो कॉस्ट लग रही होती है तो हमें ये समझ में नहीं आता कि अच्छा वो जो कॉस्ट लग रही है उसके लिए हम किस कॉस्ट यूनिट को जो है वो आइडेंटिफाई करें, राइट। सेकेंडली, फिर इसमें ये भी इश्यू आता है कि अच्छा जो हमारे पास जितनी भी कॉस्ट आ रही है वो किस वजह से लग रही है, तो रीजन भी एक तो मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना। एंड फिर जब वो कॉस्ट एलोकेट करने के लिए ऑप्शंस आते हैं तो वो कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट आइडेंटिफाई करना बहुत हमारे पास इश्यू क्रिएट करता है। फिर नंबर टू, इसमें जो है ना वो एक्सेसिव इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत सी होती है। सर्विस कॉस्टिंग जो है उसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लॉयर जो होगा, अगर जब वो एक अपने क्लाइंट का केस लेगा तो उस केस में देखो लॉयर का टाइम भी है, लॉयर के असिस्टेंट का टाइम्स भी है, उसमें पेपर वर्क भी इन्वॉल्व होगा, उसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगी, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन्वॉल्व होगा, उसमें रिसर्च इन्वॉल्व होगी। तो इतनी ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं जिसको आप डायरेक्टली एक केस के साथ रिलेट नहीं कर सकते, right? So it's very important to understand the concepts of service costing। क्योंकि सर्विस कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा एक्सेसिव इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, तो फिर हम डायरेक्टली जो है वो कोई भी इस तरीके के कॉस्टिंग मेथड्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा इन दो रीजंस की वजह से, और भी बहुत से रीजंस है बट लेट्स जस्ट स्टिक टू दीज टू स्पेसिफिक, कि एक कॉस्ट यूनिट आइडेंटिफाई करना कि जिसको हमने कॉस्ट एलोकेट करनी है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड दूसरा, बहुत ज्यादा एक्सेसिव इनडायरेक्ट कॉस्ट लगने की वजह से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है कौन सी नहीं। और आया अगर कोई कॉस्ट रेलिवेंट भी आ गई है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट कॉस्ट इश्यू, राइट। इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम जो है एक कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या होता है? इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉस्ट यूनिट्स फॉर एलोकेशन पर्पस। ओके, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या होते हैं? कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स का मतलब है कि जब आप दो या दो से ज्यादा कॉस्ट यूनिट्स को कंबाइन करके वो एक एलोकेशन पर्पस के लिए निकालो। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट पर केजी पर किलोमीटर, और क्या पर किलोमीटर, कॉस्ट पर बेड पर नाइट, कॉस्ट पर किलोमीटर पर टन, सॉरी ये तो सेम हो जाएगा, लेट्स मेक इट कॉस्ट पर पेशेंट पर नाइट। ठीक है, इस तरीके के कॉस्ट आ गए। देन वी हैव कॉस्ट पर गेस्ट पर सर्विंग, ये भी कॉस्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये देखिए, अब मैंने जो कॉस्टिंग लिखी है उसमें मैंने दो दफा पर लिखा हुआ। ओके, अब पर केजी एंड पर किलोमीटर, कॉस्ट पर केजी एक कॉस्ट यूनिट हो जाएगा, कॉस्ट पर किलोमीटर एक कॉस्ट यूनिट हो जाएगा, दोनों को कंबाइन किया तो दैट इज गोइंग टू मेक कंपोजिट कॉस्ट। ओके, सो याद रखिएगा जब भी आप सर्विस कॉस्टिंग करते हो तो सर्विस कॉस्टिंग में जो एक नया मेथड या नई टेक्निक जो हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का सिंपली मतलब ये होता है कि आप दो कॉस्ट यूनिट्स को कंबाइन कर रहे हो इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉस्ट यूनिट, इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉस्ट पर सर्विस। ठीक है, आपने सिंपल ये याद रखना है कि सर्विस कॉस्टिंग में आप दो कॉस्ट यूनिट्स को कंबाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि दो गेस्ट हैं, ओके, लिविंग, ये दो गेस्ट जो हैं वो रेंट आउट करते हैं वन ट्विन बेड रूम फॉर 500 पर नाइट। ओके, एंड बेड कॉस्ट, या हम यूं कह सकते हैं कि दो गेस्ट हैं,
जो एक ट्विन बेड जो है वो रेंट आउट कर रहे हैं 500 पर नाइट का। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल कैलकुलेट करूँ कॉस्ट पर गेस्ट, तो कॉस्ट पर गेस्ट कितनी आ जाएगी? यू गाइस वुड ऑब्वियसली विल से कि सर 500 की कॉस्ट है और उसको डिवाइड कर दें 2 गेस्ट पर, so दैट इज गोइंग टू मेक 250 पर गेस्ट, राइट? सो ये वाले तो आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं बिकॉज दिस इज सिंगल कॉस्ट यूनिट, इनको हम कहते हैं सिंगल कॉस्ट यूनिट। कि भी 2 गेस्ट थे, एक ट्विन बेड उन्होंने लिया और 500 पर नाइट दिया, तो मैं बेसिकली फाइंड करूंगा कॉस्ट पर बेड, कि एक बेड पर कितनी कॉस्ट आ रही है, तो दैट इज $250 की एक बेड पर कॉस्ट आ रही है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स जो आपने सिंपली पढ़ी हुई हैं। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दूं कि टोटल कॉस्ट पेड बाय गेस्ट वो आपकी है $1000। डॉलर्स का साइन भी लगा देता हूँ, $1000। टोटल गेस्ट जो है वो 2 गेस्ट हैं आपके पास। टोटल ऑक्यूपेंसी फॉर नाइट, कितनी रातों के लिए ऑक्यूपाई किया, दैट इज गोइंग टू बी लेट्स से मैं कहता हूँ 2 नाइट्स के लिए जो है वो ऑक्यूपाई किया है, ठीक है? और बेड ऑक्यूपेंसी, बेड ऑक्यूपेंसी कितनी है? लेट्स से 2 बेड्स जो हैं वो ऑक्यूपाई किए, ठीक है? तो क्वेश्चन अब इस तरीके से है कि टोटल गेस्ट ने आपको 1000 पे किया है और 2 बेड्स ऑक्यूपाई हुए थे 2 रातों के लिए और 2 गेस्ट्स ने ऑक्यूपाई किए थे, ठीक है? आपने क्या फाइंड करना है? आपने इसमें फाइंड करना है कॉस्ट पर गेस्ट और लेट्स से कॉस्ट पर बेड पर नाइट। आपने क्या फाइंड करनी है? कॉस्ट पर बेड पर नाइट। तो देखिए कॉस्ट कितनी है? 1000, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब पर बेड पर नाइट का मतलब है कि 2 बेड्स ऑक्यूपाई हुए 2 रातों के लिए, ठीक है? और कितने गेस्ट ने ऑक्यूपाई किए? 2 गेस्ट ने ऑक्यूपाई किए। तो आप इसको सॉल्व करें जरा। दैट इज गोइंग टू बी 1000 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। दैट मीन्स के आपके एक गेस्ट पर कितनी कॉस्ट आ रही है? 125 की। एक गेस्ट पर कॉस्ट आ रही है 125 की, एक रात की, एक बेड की। इसका ये मतलब, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखें, क्वेश्चन ये था कि आपके जो गेस्ट थे उन्होंने $1000 पे किया, 2 गेस्ट थे, 2 रातों के लिए वो आपके रूम में रुके एंड आपके रूम में 2 बेड्स उन्होंने ऑक्यूपाई किए। हम ये देखना चाहते हैं कि एक बेड पर एक रात में कितना खर्चा आता है, ठीक है? एक बेड पर एक रात में कितना खर्चा आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया। अच्छा, 2 बेड ऑक्यूपाइड हुए थे, 2 रातों के लिए ऑक्यूपाई हुए थे और 2 लोगों ने ऑक्यूपाई किए थे, ठीक है? तो हम 2 × 2 × 2 $125 पर बेड पर नाइट की कॉस्ट जो है वो आपकी चलेगी। आप इसको यूं भी कर सकते हैं, कॉस्ट पर बेड पर नाइट पर गेस्ट। आप इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, पर वो अब 3 कॉस्ट यूनिट्स में आ जाएगा, पर वो हम अभी डिस्कस नहीं करते एफएमए में, ठीक है? तो मेक श्योर कीजिएगा। एंड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वो इसी तरीके का इजी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एक कंपोजिट कॉस्ट यूनिट जो है वो फाइंड करना होगा, ठीक है? आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दी सर्विस कॉस्टिंग, जिसमें आपने क्या देखा कि सर्विस कॉस्टिंग क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, थ्योरेटिकली ये चीज आ सकती है, ओके? एंड कैलकुलेटिवली अगर मैं बात करूं तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आएगा, इवन देयर आर क्वेश्चंस इन योर एग्जाम किट एज वेल। सो मेक श्योर करें आप उनको प्रैक्टिस करें। इफ यू गाइस आर अनएबल टू प्रैक्टिस देम और इफ यू गाइस आर हैविंग एनी क्वेश्चन, you guys can connect with me over the YouTube comment section or over the Instagram, whatever is feasible for you, and I'm here to help you guys over out, okay? So make sure करें कि आप इस चैप्टर को पढ़े। Do not give much time to this chapter because as I'm telling you, it's just maximum of worth 2 marks. So make sure करें कि आप इससे ज्यादा उन चैप्टर्स को टाइम दे that are worth 10 or 15 marks, जो हम आगे obviously discuss करेंगे, ठीक है? So this was all for this chapter. Until next time, take care and have a good day. Bye.